हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 65 ऑफ मैथ सीरीज़ के साथ। पहली स्लाइड में हमारे पास चारों क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल। तो हमें क्रिटिकली डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। देखिए, ट्रांसजेंडर इज़ लाइक GS1 में सोसाइटी का सोशल इश्यूज़ का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें, सो दे आर रिकग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर नाउ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपको जेंडर एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आएगा, लेट्स से पेपर 1 में सोशल इश्यूज़ में, राइट, तो डू मेंशन ट्रांसजेंडर्स एज वेल, राइट। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करेंगे ही अगर हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, बट ट्रांसजेंडर भी आपको मेंशन करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हम ट्रांसजेंडर वाली जो बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस होने थे जो भी चेंजेस वगैरह, बट इट हैज़ बीन सिंस अभी विंटर सेशन नहीं है, तो चलो जब भी होगा, है ना। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास था ये बिल। तो अब जो भी इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे भी बिल इंट्रोड्यूस होगा, जब भी होगा, वो तो चलो है ही है। जो अभी बिल है उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ आपको पता चल जाते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर्स के साथ इश्यूज़ एसोसिएटेड हैं। सो इट इज़, अगर ये बिल पास हो जाता है, सो इट विल ब्रिंग सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि दे हैव बीन ऑस्ट्रासाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, इट कैन एक्चुअली मीन और प्रोवाइड देम with a chance to live a life of dignity and equality, right? So features क्या है? It actually defines a transgender person as one who is partly female or male, or a combination, or neither female nor male. In addition, the person's gender must not match the gender assigned at birth, right? And it also includes trans men, trans women, persons with intersex variations and gender queers. तो जो डेफिनेशन है वो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है ट्रांसजेंडर की। उसके बाद, अ ट्रांसजेंडर मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज अ प्रूफ ऑफ रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, ताकि जो भी उसको राइट्स मिल रहे हैं इस बिल के अंडर, वो उसको इन्वोक कर सके। सो इट एक्चुअली प्रोवाइड्स देम विद अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। ये देगा कौन? DM ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ स्क्रीनिंग कमेटी। कमेटी में कौन कौन होगा? एक मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, अ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अ ट्रांसजेंडर पर्सन। सो एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, उसके रिकमेंडेशन पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सर्टिफिकेट करेगा, और जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा, दे कैन ओनली इन्वोक द राइट्स विच विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस बिल। देन इट डिस्क्रिमिनेट है जो भी ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, बी इट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, या ओवरऑल इन सोसाइटी में, उसको प्रोहिबिट करता है। देन इट डायरेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स इन दीज एरियाज, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन इन इन यू कैन से जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, उस फॉर्म में, राइट। ऑफेंसेस लाइक कंपेलिंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू बेग, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू अ पब्लिक place, physical abuse, sexual abuse will also attract imprisonment and a fine, right? But then there are issues. Now, major issue ये है कि the Supreme Court has held that the right to self-identification of gender is a part of right to dignity and autonomy under Article 21. But objective criteria may be required to determine one's gender in order to be eligible for entitlements. ठीक है, तो एक तरह से जो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसको आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे रहे हो। The bill states that a person recognized as transgender would have the right to self-perceived gender identity. ठीक है, however it does not provide for the enforcement, क्योंकि आप, इट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट टू अ स्क्रीनिंग कमेटी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी इशू करेगी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आप एक जो ट्रांसजेंडर है उसको राइट दे रहे हो टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, बट एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू द स्क्रीनिंग कमेटी प्रोवाइडिंग देम विद अ सर्टिफिकेट, सो इट्स काइंड ऑफ ऑपोजिट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
देन जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है विद द definitions which have been recognized by international bodies and the experts in India, right? And then bill includes terms like trans men, trans women, persons with intersect variations, and gender queer. However, these terms they have not been defined. ठीक है, उनको elaborately define नहीं किया गया. Certain criminal and personal laws that are currently in force, they only recognize the genders of man and woman. So it is unclear how such laws would apply to, say, transgender persons who may not identify with either of the two genders. तो भी ये भी एक मेजर इशू है. बट नंदलेस ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर और ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए, डिटेल में इनको एनालाइज करना चाहिए ताकि सोल्यूशन निकल जाए. बट नेवरदलेस जो इंटेंट है ट्रांसजेंडर बिल का वो ये है, इट एम्स एट इंश्योरिंग दैट दीज people they get to live a life of dignity and equality as an Indian citizen and guarantee a basic human right that that has been denied to them for so long. That is right to identify as a member of their community and as equals. ठीक है, टू जो मेजरली जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, कि वो उसी का मेंबर हैं. दे शुड नॉट बी ऑस्ट्रिसाइज्ड एंड दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल्स. Then it also instructs the state mechanisms to include all possible provisions to ensure that no transgender faces discrimination in India because of their gender identity. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. सो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पुश किया था टू दे हैव पुश्ड ABBA टू अवेल इम्पॉर्टेंट सर्विसेज सच एज PDS. सो आपको देखना है कि इश्यूज़ क्या अराइज होते हैं अगर हम पुश करते हैं ABBA को. ठीक है, फॉर इंस्टेंस लाइक टू अवेल सर्विसेज लाइक PDS. So let's see it is actually relentlessly pushed by the government. So they have not paid attention कि consequences क्या होंगी. देखिए, अगर हम झारखंड का एग्जाम्पल लें, so ABBA was first made compulsory for PDS in Ranchi in 2016. अब 2017 में after an year it was made mandatory in about 80%. ठीक है, but it was made कंपल्सरी. ठीक है, अब क्या हुआ कि PDS के लिए आपने आधार को यू हैव मेड इट कंपल्सरी. एक तरह से आपने क्या किया है, यू हैव मेंट दैट नो आधार मीन्स नो फूड, राइट? सो इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पुअर पीपल. ठीक है, एट द सेम टाइम जो इश्यूज़ हैं, अगर हम इश्यूज़ देखें ABBA से क्या अराइज होते हैं, तो अगर हम PDS के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो जो ABBA है दैट विल रिक्वायर आधार सीडिंग. आधार सीडिंग क्या है कि PDS यूजर्स मस्ट नॉट ओनली हैव एन आधार नंबर बट दे शुड ऑल्सो गेट दिस नंबर करेक्टली लिंक्ड टू देयर राशन कार्ड. ठीक है, सीडिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एंटरिंग आधार नंबर्स फॉर ईच हाउस होल्ड मेंबर ऑन द राशन कार्ड. इसको कहते हैं सीडिंग, कि जब आपका जो आधार नंबर है वो आपने अपने राशन कार्ड पे लिखवा दिया. अब क्या है, प्री रिक्विजिट है ये. ठीक है, उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एन POS मशीन टू ऑथेंटिकेट ईच transaction. The government has made seeding and the ABBA mandatory in the PDS. But one difficulty, ठीक है, जब हम सीडिंग की बात करें तो उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है, इट क्रिएट्स इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन द डेटाबेसेस, बिटवीन द राशन कार्ड डेटाबेस एंड द आधार डाटाबेस. बेसिकली अगर नाम भी गलत स्पेल हो गया तो वो एक तरह से इनकरेक्ट मान लिया जाता है, इनएक्यूरेट मान लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर्स एटलीस्ट सम हाउस होल्ड मेम्बर्स टू हैव एन आधार नंबर करेक्टली सीडेड इन द PDS डेटाबेस. मतलब अगर आपको PDS का एक्सेस चाहिए तो आपकी जो आपका नंबर है दैट शुड बी सीडेड करेक्टली, राइट? उसके चांसेस अगर आप 100% ना हो तो एक तरह से यू आर डिनाइंग द पुअर पीपल विद द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द फूड. ठीक है, और इसमें वैसे भी इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं, एक्सक्लूजन एरर्स हो सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद है कि आपको मंथली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवानी है एक राशन शॉप पे एवरी मंथ. ठीक है, सो दिस रिक्वायर्स कनेक्टिविटी, अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ सेल मशीन. ठीक है, कि वहाँ पे कनेक्टिविटी हो, फंक्शनल हो जो POS मशीन है, ऑपरेशनल सर्वर्स हो एंड सक्सेसफुल फिंगरप्रिंट रिकग्निशन. ठीक है, वी नीड द इंटरनेट, वी नीड रिमोट सर्विस, लोकल मोबाइल नेटवर्क, ऑल दीज
थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में है, और इतनी डिजिटल लिटरेसी है कि जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, वो यूज़ कर पाएँ, ठीक है। जो जो आप कह ले कि जो एक तो होता है ना कि जो वेलफेयर स्कीम्स को अवेल कर रहे हैं वो तो यूज़ करे ना करे, है ना, उनके लिए यूज़ आप उनको सिखाएं, उनको अवेयर कराएं, बट एट द सेम टाइम हु आर ऑन द अदर साइड, डू दे नो हाउ टू यूज़ इट, राइट। सो उसके बाद क्या है, बेसिकली आधार के साथ कनेक्ट करने का यही था कि जो करप्शन है, जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर्स हैं वो कम हो जाए। तो करप्शन की प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, और जो एक्सक्लूजन एरर्स हैं वो भी हो रहे हैं, ठीक है। सो पुअर problem of corruption at the distribution level, it still exists. Poorly planned inclusion drives often lead to people getting left out. Same is the case with ABBA in PDS, right? So ये problems हैं। तो way forward क्या है कि उनको basically अगर इम्प्लीमेंट करना है जैसे PDS जैसी क्रिटिकल स्कीम में, तो आप एक तरह से एडुकेट मेजर्स लें, ठीक है, जो जो मेजर्स चाहिए। उसके बाद आधार कॉरेस्पॉन्डेंट्स स्पेशली एक तरह से आप डिप्लॉय करें ताकि वो सीड कर सकें, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सके, डिजिटल लिटरेसी को इन्हांस कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगा लीजिए मोबाइल कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। तो जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं, वी हैव टू रिजॉल्व देम, ठीक है, क्योंकि जो इंटेंट है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का वो बहुत अच्छा है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी पुअर है, एंड वी कैन नॉट एक्चुअली डिपेंड होली एंड सोली ऑन सच पुअर इम्प्लीमेंटेशन, right? Next, central banks start introducing and regulating their own digital currencies? Comment, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने प्रीवियसली भी क्वेश्चन किया था कि इट इज़ अ डिजिटल और अ वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। अब काउंटरफीट करना मुश्किल है बिकॉज सिक्योरिटी फीचर है। उसके बाद इसका जो मेन एक ये है कि इट इज़ नॉट इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन बहुत कम है। यही एक इसका फीचर है जो इसको एक तरह से अभी डिफाइन कर रहा है अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, ठीक है। बट अभी आपने देखा होगा वेनेजुएला ने गवर्नमेंट ने इशू कर दी, और भी गवर्नमेंट्स इशू करती रहती हैं, बट मेजरली हम जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये एक तरह से डिफाइनिंग फीचर है या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम इसको रेगुलेट करें, जो सेंट्रल बैंक है उसको रेगुलेट करें, तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होगा कि ये करेंसीज ये लीगल होंगी, ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन विच इज़ नॉट सपोर्टेड, देन दे विल अ सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी विल हैव इट्स वैल्यू कंट्रोल टू एन एक्सटेंट बाय द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ। वो भी ऑप्शन होगी सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा फिजिकल करेंसी में, ठीक है। देन डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस ट्रांजैक्शंस, डिजिटल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा इन अ कंट्री लाइक इंडिया। कैशलेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। इन्फ्लेशन इट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। देन ट्रांसपेरेंसी में वही है इशू ऑफ ब्लैक मनी, काउंटरफीट करेंसी, ठीक है, एंड दिस करेंसी जो फिजिकल करेंसी है बीइंग यूज्ड फॉर ऑल द इलिसिट एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेरर फाइनेंसिंग एंड एटसेट्रा, वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बट अगेन इसमें भी फ्लिप साइड है कि आप एक तरह से फिजिकल करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी। देन इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए, डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत चाहिए, उसके बाद डिजिटल लिटरेसी बहुत चाहिए, उसके बाद रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन का एग्जाम्पल लो तो बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर हम रेगुलेट कर रहा है सेंट्रल बैंक, तो जो फ्री मार्केट फोर्सेस हैं उसके प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो जो और एक तरह से कुछ जो करेंसीज बनी हैं वो इसीलिए बनी हैं क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो वो भी एक तरह से उनकी जो आप कह लीजिए जो फीचर्स हैं जो इंटाइज करते हैं लोगों को वो थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप साइबर सिक्योरिटी वाला रिजॉल्व कर लें और डिजिटल पेनिट्रेशन वाला रिजॉल्व कर लें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ को रिजॉल्व कर लें, तो you can actually think and deliberate on these lines if not implement them। आप एटलीस्ट एक डिबेट स्टार्ट कर सकते हो कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी शुड बी रेगुलेटेड और नॉट, राइट।
Last question, I discussed the concept of distributive justice. What does utilitarianism have to say about distributive justice? So अगर हम distributive justice की बात करें, it is based upon two important points. कि पहला equal distribution होनी चाहिए, not only of resources and materials, ठीक है, but of rights, duties and liabilities also. And secondly, justice is a phenomenon not only for people who govern but also for who are governed. राइट उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कहा जाता है दैट इट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर जस्टिसेस, जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस, वेदर इन पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वुड रिमेन अनरीचेबल विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, क्योंकि because distributive justice, it provides for adequate distribution of wealth which gives an opportunity to develop and participate economically in the society. राइट तो इसीलिए कोई भी जस्टिस हो, अगर आपको इकोनॉमिक जस्टिस इम्पोज करना है, यू हैव टू अंडरटेक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. अगर हम लीगल जस्टिस की बात करें तो लीगल जस्टिस विल ऑल्सो बी मीनिंगलेस अनलेस पीपल हैव एक्सेस टू इट, ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन क्रिएट अ सोशल कंडीशन वेयर एवरीवन विल बी एबल टू रिसीव लीगल जस्टिस, ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर जस्टिसेस, ठीक है. अब अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म के साथ इसको देखें, सी यूटिलिटेरियनिज्म इज अ थ्योरी. उसका प्राइमरी एम क्या है? अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल हैप्पीनेस ऑफ अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है. सो द गोल इज टू बी अचीव्ड इन सच अ वे दैट वन फर्स्ट checks what makes every particular individual in a society happy, then sums up all these various wants and preferences, and finally finds out how to satisfy the greater number of them. A policy which makes happy the greatest number of persons, or the one which frustrates satisfaction of desires of the least number of them, is the only one which is right to चोज, ठीक है. सो बेसिकली हमें एक ऐसी पॉलिसी लानी है जिसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस हो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों की, या जिसमें जो विच फ्रस्ट्रेट सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर्स ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ देम, राइट. तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म शोज इंटरेस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ओनली इफ this has some impact on maximization of overall happiness, ठीक है. तो distribution of goods तभी होगा अगर वो कुछ impact करेगा, कुछ help करेगा maximization of overall happiness. Authors that defend this line of thinking generally claim that approximately equal distribution of resources has the best effect. This is so, they believe, because a certain good is of less value to someone who already has lot of it than to someone who possesses a very short supply of the good, ठीक है. If this is so, it follows that the loss of happiness of the rich is much smaller than the gain of happiness of the poor if some reasonable amount of goods is taken from the former and given to the later. So एक तरह से आप ये प्रूव कर रहे हो कि redistribution of resources increases the general happiness of the society. But at the same time, जो ये utilitarians है, they do not advocate strict equality because it will have adverse influence on the working motivation of the able individuals and on the overall wealth of the society, ठीक है. अब ये क्या है, अगर आप इक्वालिटी की बात करो कि आपको पता ही है कि आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, इवेंचुअली आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गरीबों में, तो यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो आपकी वर्किंग मोटिवेशन कितनी कम हो जाएगी, ठीक है. तो एक तरह से वर्किंग मोटिवेशन लोगों की कम हो गई तो ओवरऑल वेल्थ कम हो जाएगी, है ना. ओवरऑल वेल्थ कम हो गई तो डिस्ट्रीब्यूट किससे करोगे. तो बेसिकली अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में देखें तो मेन टास्क क्या है कि बैलेंस लेके आना है towards factors that point towards equality and the ones that go against it, ठीक है. तो एक बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है. सो यू प्लीज़ डू गो थ्रू द स्लाइड अगेन, ठीक है. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको समझने की कोशिश करो, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. और हम मिलते हैं जल्दी ही. थैंक यू सो मच.